अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एमसीक्यूज गिवन है। पार्ट 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो हमें बताना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और अरिथमेटिक मीन। रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीनों मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इंक्लूड होते हैं। तो पीछे कौन रह गया? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। पार्ट 2 है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। ये हमें एक रॉ डाटा गिवन है। ठीक है, तो इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 0 1 फिर 2 3 और 4। ठीक है, पहले 0 फिर 1 2 3 एंड 4। इसको अरेंज करके लिखेंगे। फिर ऑड वैल्यूज के लिए हम मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है? यहाँ पर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। 5 है वैल्यूज, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा? 6 बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, मीन्स के थर्ड वैल्यू जो होगी वो आपके पास मीडियन होगी। तो देख लेते हैं कि थर्ड वैल्यू कौन सी है? 1 2 3। तो थर्ड वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 2। तो 2 होगा इसका मीडियन, मींस के ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब हमें बताना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है। ठीक है, पार्ट 1 में भी बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन से हैं? रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन गिवन है अरिथमेटिक मीन, ये नहीं है, रेंज है। ठीक है, रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आता है। क्वार्टाइल और मीडियन भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। पार्ट 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू डाटा। डाटा की कंसिस्टेंसी को कंपेयर करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मींस के वेरिएंस को। पार्ट 5 है, व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? डेविएशन का क्या मतलब है कि माइनस करेंगे। ठीक है, किसको माइनस करेंगे? टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में से माइनस करेंगे वैल्यूज को और फिर उसका हम सम लेंगे, तो वो किसके इक्वल आता है? तो वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप एक डाटा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमें डाटा गिवन है यही ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स के 4 3 0 2 1। पहले हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट अगर कर लें, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ, अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? इन तमाम वैल्यूज का हम सम करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 और 3 6 6 और 4 10। ठीक है, 10। तो सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो ये कितनी वैल्यूज हैं? 5 हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो 5 2 10। अरिथमेटिक मीन के आगे आपके पास 2। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सम लेना है हमने, किसका सम करना है? डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन्स। मीन्स के अगर हमारे पास x है 4 3 0 2 1, तो इसकी हम डेविएशन लेंगे अरिथमेटिक मीन से। डेविएशन का मतलब है कि माइनस करेंगे, इसमें से किसको माइनस करेंगे? अरिथमेटिक मीन को माइनस करेंगे। तो अब इन वैल्यूज में से अगर हम अरिथमेटिक मीन को माइनस करें, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 -2। ठीक है, ध्यान रखें कि मीन को बाद में हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे 4 माइनस 2 3 माइनस 2 0 -2, तो ये -2 बन जाएगा। 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा और 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हमें क्या करना है? सम करना है। तो इन वैल्यूज का आप सम करें तो देखें -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सम किसके इक्वल आ जाएगा? 0। तो आप इस तरह से कोई भी रैंडम डाटा लेके ये चेक कर सकते हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल हमेशा होता है। पार्ट 6 है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यूज 4 4 4 4 एंड 4। ठीक है, 5 वैल्यूज का डाटा है और इसमें पांचों वैल्यूज जो है वो 4 के इक्वल हैं। मींस के इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही है, इस डाटा की वैल्यूज में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो अगर वेरिएशन
बिल्कुल भी ना हो तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेरिएंस क्या करता है, वेरिएशन के बारे में ही बताता है, मीन्स की वैल्यू कितनी वेरी कर रही है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू वेरी नहीं कर रही, मीन्स के तमाम वैल्यू सेम है, तो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा, 0। पार्ट 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 8 है पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, डिसाइल्स। ठीक है, डिसाइल डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्ट 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला कौन है, मीडियन। ठीक है, तो पार्ट डी करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। तो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में परसेंटाइल डिवाइड करता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है। पार्ट 11 है, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। लाइन ऑफ द बेस्ट फिट की इक्वेशन कौन सी है, लाइन ऑफ द बेस्ट फिट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, मींस इसकी इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, ए बी और डी ये तीनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन ऑफ बेस्ट फिट की। पार्ट 12 है, सीवी इज गिवन बाय द फार्मूला। तो इनमें से सीवी का फार्मूला कौन सा है, हमने सीवी का फार्मूला कौन सा पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी में क्या है, सिर्फ इनकी जगह रिप्लेस कर दी है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, न्यूमरेटर में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई किया है और 100 को न्यूमरेटर में कर दिया। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन और 100 आना चाहिए और डिनोमिनेटर में मीन। तो यहाँ पर इसी तरह है, सिर्फ 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह रिप्लेस हो गई है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बाकी तमाम ऑप्शंस गलत हैं। पार्ट 13 और 14 करने से पहले हम ये कार्ड समझ लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड से रिलेटेड दोनों पार्ट्स हैं। तो टोटल हमारे पास कार्ड्स 52 होते हैं। ठीक है, जिनमें से हाफ रेड कार्ड्स होते हैं और हाफ ब्लैक कार्ड्स होते हैं, मींस के 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अब रेड कार्ड में भी आगे मजीद डिवीजन है। ठीक है, हार्ट और डायमंड। ठीक है, हाफ इसमें से हार्ट होते हैं, मींस के 13 हार्ट और 13 ही डायमंड होंगे। इसी तरह ब्लैक में मजीद आगे डिवीजन है। ठीक है, हाफ स्पैड होते हैं, मींस के 13 स्पैड कार्ड होंगे और 13 ही होंगे क्लब। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हार्ट में भी 13 कार्ड्स हैं, डायमंड में भी, स्पैड में भी और क्लब में भी। ठीक है, टोटल मिलके हो जाएंगे 52। अब ये जो 13 कार्ड हैं वो कौन से होंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस 2 3 4 5 एंड 10 तक। ठीक है, किंग, क्वीन, जैक ये 3 हो जाएंगे और ए से लेकर 10 तक ये 10, मीन्स के ये 13 कार्ड चारों के लिए हैं। ठीक है, हार्ट में भी यही 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड में भी ये 13 कार्ड्स होंगे, स्पैड के लिए भी ये होंगे और क्लब के लिए भी यही 13 होंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से कार्ड्स की डिवीजन होती है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। पार्ट 13 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रॉ इज डैश देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग इन 2 ड्रॉज। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कि ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होगी, स्मॉलर होगी, इक्वल होगी या इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग इन वन ड्रॉन। एक ड्रॉन में हमारे पास एक किंग आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। अब देखिए किंग हमारे पास टोटल कितने हैं, एक हार्ट के पास किंग होगा, एक डायमंड के पास किंग होगा, एक स्पैड के पास होगा और एक क्लब के पास किंग होगा, तो टोटल हो जाएंगे 4 किंग्स। ठीक है, तो किंग्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे, मींस के किंग हमारे पास कितने हैं, 4 है और टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। ठीक है, तो ये आ गई किंग की प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स में क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें बताने हैं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो इसके लिए इसको हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ रही है 0.17।
ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, 2 किंग इन 2 ड्रॉन्स, ठीक है, 2 किंग लाने हैं हमें, ठीक है, 2 किंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन 2 ड्रॉन्स में, एक ही ड्रॉ में नहीं, ठीक है। तो ये हम किस तरह से करेंगे, 2 ड्रॉस का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कंटेनर में टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, जब हमने 1 कार्ड को ड्रॉ किया, ठीक है, 1 किंग को, अब ये हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, किंग को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, मींस की फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक किंग को ड्रॉ कर रहे हैं। अब सेकंड किंग के लिए हमें एक और कार्ड ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब जब हमने एक को अब जब हमने एक किंग को अब जब हमने एक कार्ड को यहां से सिलेक्ट किया, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 51, मींस कि एक कार्ड बाहर आ गया तो पीछे एक कम कार्ड रह जाएगा 51। अब जब हम दूसरा किंग यहां से लेंगे, ठीक है, 1 किंग, ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/52, जो हमने फर्स्ट ड्रॉ की थी। अब जब हम सेकंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब हमारे पास किंग कितने रह गए, एक किंग यहां से माइनस हो गया, मींस कि टोटल हमारे पास 3 किंग्स रह गए, और टोटल आउटकम्स भी कितने रह गए, 51, ठीक है। ये चीज समझने की है कि हमने 2 किंग्स ड्रॉ करने हैं और 2 ड्रॉन्स में, ये हमारे पास फर्स्ट ड्रॉन है, ठीक है, यहां से जब हमने एक किंग सिलेक्ट किया, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या थी, टोटल हमारे पास 4 किंग्स थे, ठीक है, इन चारों के पास एक एक किंग था, तो टोटल हमारे पास स्टार्ट में 4 किंग थे, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे, 52, ठीक है। अब जब हमने यहां से किंग एक निकाल लिया, ठीक है, अब यहाँ पर टोटल किंग कितने रह गए, 3 किंग्स रह गए, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने आ गए, क्योंकि एक किंग को माइनस किया, तो टोटल कार्ड्स कितने रह गए, 51, तो ये आ गई सेकंड अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा केस बन रहा है, ये डिपेंडेंट का केस है, मींस के हमारा जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट इवेंट के अकर होने की वजह से सेकंड इवेंट में क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम कम हो गए, ठीक है, डिक्रीज हो गए, पहले 52 थे, अब 51 हो गए, तो इसलिए जो सेकंड जो है हमारे पास वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है इवेंट। तो अगर हम फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो ये हम इसको कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, डिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, ठीक है, ए अकर हो चुका है, तो तब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज किस तरह से आई हैं मैंने बता दिया है, अगेन देख लें कि जब हम ए मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फर्स्ट ट्रायल के लिए करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम किंग को ड्रॉ करेंगे, तो टोटल उस टाइम हमारे पास 4 किंग्स थे, ठीक है, और टोटल कार्ड्स उस टाइम पे 52 थे, ठीक है। अब सेकंड, अब चूंकि फर्स्ट अकर हो चुका है, तो किंग भी एक कम हो गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कम हो गए, तो अब किंग टोटल 4 थे, अब जब कम हो गए तो कितने रह गए हमारे पास, 3 किंग्स रह गए, टोटल कार्ड्स 52 थे, तो अब कितने रह गए, 51। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.004, ठीक है। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.17 थे और सेकंड की 0.004। अब देखें दोनों में रिलेशन क्या है, 0.17 ग्रेटर है 0.004 से, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। अब पार्ट 14 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 एस इन 2 ड्रॉज with replacement is dash then the probability of 2 jacks in 2 draws without replacement, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है कि पहला जो है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ है और सेकंड विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है, और दोनों में 2 ड्रॉज ही हैं। तो अब दोनों की प्रोबेबिलिटीज में देखेंगे क्या डिफरेंस आता है, ग्रेटर होगी, स्मॉलर, इक्वल, या इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तो हम फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 एस लेने हैं, ठीक है, और विद रिप्लेसमेंट लेने 2 ड्रॉज में, ठीक है, तो ये कौन सा केस, तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिपेंडेंट नहीं होगी। क्यों डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि जब हमने यहां से टोटल कार्ड्स में से
एक एस को ड्रॉ किया है, ठीक है, 1 एस, फर्स्ट ड्रॉ में हमने एक एस को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद जब सेकंड एस को ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको वापस रिप्लेस कर देंगे, इसको वापस बॉक्स में, इसको वापस कंटेनर में डालेंगे, उसके बाद हम सेकंड करेंगे, ठीक है। जब हम वापस ये एस को कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, अगेन ये टोटल कितने हो जाएंगे 52, और एस भी जितने थे वो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो सेकंड ड्रॉन है, जो सेकंड इवेंट है, वो फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो अगेन देख लें हम इनकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट इवेंट क्या है कि हमने एक एस को ड्रॉ करना है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने एक एस को ड्रॉ करना है, ठीक है। टोटल 52 थे, और एस हमारे पास कितने हैं, एस हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी, स्पैड का भी, और क्लब का भी, मींस के टोटल कितने एस हैं, 4 एस हैं, ठीक है, जिसमें से हमने एक को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। अब जब ये एक एस ड्रॉ हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एस 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, तो 4/52, ठीक है। अब हमने ये वापस कंटेनर में डाल दिया है, ठीक है। तो अब ये अगेन, पहले 3 कार्ड्स रह गए थे ना, अब जब हमने वापस ये एस को इसमें डाला है तो अगेन ये 4 हो गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब जब हम सेकंड इवेंट कर रहे हैं, मींस के सेकंड एस को ड्रॉ करना है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ एस कितने हैं, अगेन 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम रहेगी। तो 4/52 इंटू 4/52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.0059, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मींस के जब हमने सेकंड इवेंट किया, मींस के जब हमने सेकंड एस को सेलेक्ट किया तो हमने जो फर्स्ट जो एस ड्रॉ किया था वो रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी कि हमने जब यहां से एक एस ड्रॉ किया तो टोटल एस यहां पर कितने रह गए 3, ठीक है। 4 थे जिनमें से एक एस हमने ड्रॉ किया तो 3, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे, पहले 52 थे अब 51 हो जाएंगे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, एस हमारे पास कितने रह गए 3 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51, ठीक है। ये डिपेंडेंट का केस है कि सेकंड इवेंट फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो है फर्स्ट की वजह से चेंज हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, ठीक है। ए अकर हो गया है, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 3/51। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0045, ठीक है। अब देखें दोनों में डिफरेंस, ये आ रहा है 0.005 और ये आ रहा है 0.004, तो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, 0.005 इज ग्रेटर देन 0.004। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए। पार्ट 15 है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ स्टैंडर्ड क्यूबिकल डाइस for an even number in 2 attempts is dash, then the probability of rolling an odd number in 2 attempts, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किस किस की बतानी है, एक डाइस है, ठीक है। डाइस के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। उसको जब हम रोल करें तो 2 अटेम्प्ट्स में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मींस कि अगर इसको हम कहें पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए फर्स्ट अटेम्प्ट होगी और बी सेकंड अटेम्प्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब फेसेस पे क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, अब इवन नंबर यहाँ पर कितने हैं 2 4 6, 3 इवन नंबर्स हैं तो 3, और टोटल कितने फेजेस हैं 6 हैं तो 6, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट की वजह से सेकंड अटेम्प्ट अफेक्ट नहीं हो रही,
ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने चूज तो नहीं करना ना, कि जिस तरह हमने जब कार्ड से सिलेक्ट करते थे तो कार्ड्स कम हो जाते थे। अब यहाँ पर जब हम एक दफा डाइस को रोल करेंगे तो उसके फेसेस कम तो नहीं हो जाएंगे, तो सेकंड अटेम्प्ट में भी डाइस तो वही रहेगा। तो अब जब अगेन हमने इवन नंबर सिलेक्ट करना है तो अगेन प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, मींस के 3/6 इवन नंबर 3 है और टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट केस की कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर इन 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, और सेम यही चीज ऑड के लिए हो जाएगी। ठीक है, ऑड भी हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 एंड 3, 3 ऑड्स हैं। ठीक है, 3 इवन्स थे 3 ऑड्स, तो सेम प्रोबेबिलिटी इसके लिए भी आएगी। तो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑड कितने 1 2 3 और टोटल फेसेस 6 हैं। सेकंड अटेम्प्ट में भी यही ऑड रहेंगे, तो सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इक्वल, मींस के ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन then estimate 3 quartiles graphically and also find variance and standard deviation of this data। ठीक है, आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन है, आपने इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद इसी ग्राफ की हेल्प से आपने 3 क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना, मींस के Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस डाटा के लिए फाइंड आउट करना है। अब ये डाटा देखें कंटिन्यूस नहीं है, मींस के इंटरवल की फॉर्म में आपको नहीं गिवन बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्रीज अगर हमारे पास क्लासेस गिवन हो तो हम उनकी क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करते हैं और फिर वहां से हम उसकी अपर क्लास बाउंड्रीज सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या है एक्स की वैल्यूज गिवन है, मींस के डाटा डिस्क्रीट की फॉर्म में गिवन है, तो इस केस में हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज यही रहती हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज गिवन है यही हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको हम कह देते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज और ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी 2 एंड 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30 30 + 7 37 37 + 5 42 और 42 + 3 45। ठीक है, ये आ गया आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इसके एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास जिस तरह से, इसी तरह से हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर को लेबल कर दिया है 5 10 15 मींस के 5 5 की हमने स्पेसिंग ली है। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 45 थी, तो यहाँ पर भी हमने 5 5 की स्पेसिंग ली है और 45 तक लेके गए हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री क्या है 5 5 के कोरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्री 5 और इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगी वैल्यू 2। ठीक है, ये 1 और 2। तो यहां से आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्केल को रखेंगे, मैंने यहाँ पर स्पेसिंग 1 1 इंचेस की ली है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 इंच के डिस्टेंस पर मैं एक डॉट लगा दूंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है 10 10 के कोरस्पॉन्डिंग है 6। ठीक है, ये 10 और 10 के कोरस्पॉन्डिंग 5 और ये 6। अब यहां से 2 इंचेस की डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट लगा लूंगी, यहां से 1 एंड 2। ठीक है, ये बिल्कुल 10 के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। नेक्स्ट है 15 के लिए 12 15 और इसके लिए 12 आएगा 10 11 12, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो यहां से 3 इंचेस के डिस्टेंस पर 1 2 3। ठीक है, अब ये देखें ये 15 पे आ रहा है। नेक्स्ट 20
की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 20 आ रही है, अपर क्लास बाउंड्री भी 20 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 20 है। तो अब हम ये 4 इंचेस के डिस्टेंस पर जाएंगे, बिल्कुल स्केल को हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें वैल्यू 20 ही आ रही है। नेक्स्ट 25 के लिए 30, 25 के लिए 30, ठीक है। अब हम 5 इंचेस के डिस्टेंस पर जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है 25। अच्छा, नेक्स्ट है 30 के लिए 37, 37 35 36 37, ठीक है। ये जो सेकंड मार्क, अब ये सेकंड पे जो लाइन आ रही है ये आपके पास 37 है। तो यहां पर हम हॉरिजॉन्टल स्केल को प्लेस करेंगे, और 6 इंचेस के डिस्टेंस पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ जाएगा आपके बिल्कुल 30 के कोरस्पॉन्ड। नेक्स्ट है 35 के लिए 42, ठीक है। 35 के कोरस्पॉन्डिंग हमने लेनी है वैल्यू 42, 40 41 42। तो ये आ रही है सेकंड लाइन जो है, तो यहां से 7 इंचेस के डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहां पर हम पॉइंट को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 40 के लिए 45, ठीक है। तो 8 इंचेस के डिस्टेंस पर ये आ गया आपके पास 45, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तकरीबन एक्यूरेट ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिंग 1 इंचेस की ली थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मैंने 1 इंचेस की स्पेसिंग ली है, ठीक है। तो अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो इन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से, तो अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो इन पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, वो 0 के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इससे पिछली जो क्रॉस बाउंड्री होगी वो हमारी क्या होगी, 0, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी और फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी, तो ये ज्वाइन हो जाएगा 0 के साथ। फिर नेक्स्ट इस तरह से, तो इस तरह से हम तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे स्केल से, और यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये क्लोज हो जाए इस तरह, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट हमें इसी ग्राफ की हेल्प से 3 क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं, मींस के Q1 Q2 और Q3। तो ये डाटा हमारे पास कौन सा है, डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए फार्मूला क्या बनेगा, वैसे हमारे पास Q1 के लिए होता है n/4, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए आपके पास होता है n+1/4। Q1 n+1/4 वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है।
ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट के लिए। आप n/4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके और इसके आंसर में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस आता है, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है n+1/4। अब यहाँ पर n किसके इक्वल है, n जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मींस की 45, तो यहाँ पुट करेंगे 45 + 1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू ऑफ डाटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5th वैल्यू ऑफ डाटा। अब यहां पर हम देखेंगे 11.5th वैल्यू कहां आ रही है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे ये 10, 11 और 12, 11 और 12 का जो मिड होगा वो 11.5th वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एस्टिमेट, ठीक है, मींस के यहाँ पर वैल्यूज में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ सकता है, मींस आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अब ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही है ग्राफ को, ठीक है, यहाँ पर हम वर्टिकल स्केल को प्लेस करेंगे और एक्स एक्सिस पर देखेंगे कि ये क्या वैल्यू दे रही है, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 14 आ रही है, ये देखें 14 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, एग्जैक्टली 14 है, या फिर 14.1 भी कह सकते हैं इसको। ये 15 है, इससे एक पॉइंट पीछे 14 होगा, और ये थोड़ी सी लाइन आगे आ रही है तो 14.1 कह देते हैं, ठीक है। तो Q1 क्या होगा, 14.1, ठीक है। अब यहाँ पर किसी का आंसर आ सकता है 14.2, 14.3, ठीक है। इस तरह माइनर से डिफरेंस के साथ आंसर आ सकता है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मींस के 10 या 16 इस तरह से मेजर डिफरेंस के साथ आंसर नहीं आना चाहिए। Q1 आपका 14 के क्लोज ही होगा कहीं। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं Q2 मींस के मीडियन, ठीक है। तो Q2 है तो वो होगा 2 × n+1/4, तो ये कैंसिल आउट हो गए, 2 हो जाएगा। तो n है 45 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 46 है, 45 + 1 46 हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 23rd वैल्यू। तो ये आ जाएगा 23rd वैल्यू ऑफ डाटा। अब 23 कहाँ आ रहा है, ये 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है 23 का। तो यहाँ पर हम स्केल को हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे, अब ये जिस पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पर रीडिंग नोट करेंगे। तो यहां से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये देखें 20, 21, 22, तो ये क्या बन रहा है 22, तो Q2 क्या आ जाएगा 22। नेक्स्ट आपने Q3 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट Q3 फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th वैल्यू ऑफ डाटा। n की वैल्यू पुट करेंगे 45 है। अब इसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये कौन सी वैल्यू बन रही है। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34.5th वैल्यू ऑफ डाटा, मींस कि इस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास Q3 होगा, ठीक है। अब 34.5, ये 35 और इससे एक पॉइंट पीछे होगा ये 34, ठीक है। 34 और 35 का मिड हो जाएगा 34.5।
तो स्केल को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे। तो इस पॉइंट पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां से अब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस पर रीडिंग नोट करेंगे। ये तकरीबन वर्टिकल ही है। तो ये आ रहा है आपके पास 30 से एक पॉइंट पीछे 29, ठीक है। तो Q3 क्या आ जाएगा 29। तो इस तरह से हमने तीनों क्वार्टाइल्स फाइंड आउट कर लिए हैं ग्राफिकली। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारे पास एस के समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक्स का कॉलम मौजूद है, फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम मौजूद है, एफ का हमें रिक्वायर्ड है एफ एक्स और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम। तो हम यहाँ कॉलम बना लेंगे एफ एक्स का और एफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, एफ और एक्स मीन्स के 2 इंटू 5 10, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर मीन्स के 5 का स्क्वायर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट है 4 इंटू 10 40, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 4 400, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे 6 आपके पास है एफ इंटू 15 आ जाएगा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 90, ठीक है। अब अगेन हम ये कंप्लीट टाइप करने के बजाय हम क्या करेंगे, एरो को प्रेस करेंगे और 15 के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि एक्स का हमने स्क्वायर लेना है तो 15 का स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1350। नेक्स्ट है आपके पास 8 इंटू 20, तो यह आ जाएगा 160। अब 20 के ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा के नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से एक्स स्क्वायर के कॉलम के बगैर भी आप ये दोनों कॉलम्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 10 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 250। तो 25 का स्क्वायर लेना है तो ये डायरेक्ट इस पे स्क्वायर 6250। इसी तरह आ जाएगा 7 इंटू 30 210, और जब 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये 6300। नेक्स्ट 5 इंटू 35, तो ये आ जाएगा 175, और फिर 35 का स्क्वायर लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6125। नेक्स्ट 3 इंटू 40, तो 120 मीन्स के 120, और फिर हम 40 का स्क्वायर लेके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4800, ठीक है। अब हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड करेंगे तो एफ एक्स का सम आ जाएगा 1055 मीन्स के 1055, और एफ एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 28475, ठीक है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ होल स्क्वायर। एफ एक्स का सम आ रहा है 28,475 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 45 माइनस एफ एक्स का सम है 1055 और समेशन एफ है 45। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 632.78 माइनस, इन दोनों को हम माइनस करके उसका स्क्वायर लें, इन दोनों को हम डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 549.64। नेक्स्ट ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 83.14। तो वेरिएंस आ गया आपके पास 83.14। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आप इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे 83.14 का, तो s इज इक्वल टू 9.12। तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन।
क्वेश्चन नंबर 3 है अतिका वांट्स टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पेशेंट्स एंड देयर ब्लड प्रेशर, शो द डाटा बाय बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। ठीक है, ये आपको डाटा गिवन है पेशेंट्स के, मींस के जितने टाइम वो एक्सरसाइज करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ब्लड प्रेशर गिवन है। ठीक है, इसको आपने बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट में शो करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मैंने बनाया है वो टाइम के लिए और सेकंड वाला ब्लड प्रेशर के लिए है। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट वाला जो डाटा है टाइम का वो मिनिमम टू मैक्सिमम जा रहा है, मींस के 0 to 60 जा रहा है। जबकि ब्लड प्रेशर का क्या है, पहले 140 फिर 130 120 120 एंड 115, मींस के ये मैक्सिमम टू मिनिमम जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये वैल्यू अगर Q1 की फर्स्ट डाटा के लिए है तो ये Q3 होगा सेकंड डाटा के लिए, और Q3 फर्स्ट डाटा के लिए है तो सेकंड डाटा के लिए ये हो जाएगा Q1। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से बॉक्स एंड व्हिस्कर ड्रॉ करने हैं, और जो फर्स्ट वाली लाइन होगी आपके पास वो मिनिमम के लिए है। ठीक है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम के लिए मिनिमम क्या है, 0 है। ठीक है, जबकि ब्लड प्रेशर के लिए मिनिमम क्या है, 115 to 70। ठीक है, नेक्स्ट जहां से रेक्टेंगल स्टार्ट होती है, ठीक है, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो Q1 को शो करती है। ठीक है, टाइम के लिए Q1 है 45, सॉरी टाइम के लिए Q1 है 15, जबकि ब्लड प्रेशर के लिए Q1 क्या है 120/75। इसी तरह जो रेक्टेंगल का एंड है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है जो बिल्कुल एंड पर है ये Q3 को शो करती है। तो टाइम के लिए Q3 क्या है 45 है, जबकि ब्लड प्रेशर के लिए Q3 क्या है 130/85। तो लास्ट में ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू टाइम के लिए है 60, और मैक्सिमम वैल्यू ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कितना आ रहा है 140/90। ठीक है, अब रह गया हमारा मीडियन। अब मीडियन देखें 15, 30 और 45। 30 कहाँ आ रहा है, 15 और 45 का एग्जैक्टली मिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट कहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास मिड क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ रहा है रेक्टेंगल का मिड। तो Q2 या मीडियन क्या है, 30 टाइम के लिए 30 है, और ब्लड प्रेशर के लिए क्या है 120/80। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट्स। नेक्स्ट पार्ट ए है फाइंड IQR ऑफ बोथ डाटा सेट। ठीक है, दोनों डाटा सेट के लिए, टाइम के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए हमने IQR मींस के इंटरकोर्टाइल रेंज फाइंड आउट करनी है। इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1। तो Q3 टाइम के लिए क्या है 45, और Q1 क्या है 15। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर के लिए IQR, Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर हमारे पास Q3 क्या है 130/85, और Q1 है 120/75। माइनस करेंगे 130 माइनस 120 10, और 85 माइनस 75 10। तो ये आ गया इंटरकोर्टाइल रेंज फॉर बोथ डाटा सेट। तो पार्ट बी, व्हाट इज टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो हमें टाइप ऑफ कोरिलेशन बतानी है, किस टाइप की कोरिलेशन है टाइम और ब्लड प्रेशर में। ठीक है, देखिए टाइम हमारे पास जैसे इंक्रीज हो रहा है, मींस के 0 15 30 45 to 60। ठीक है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, 140 130 120 120 एंड 115। ठीक है,
तो मीन्स के जितना वो टाइम दे रहे हैं एक्सरसाइज को, तो क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। दोनों में क्या है, ऑपोजिट, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो कोरिलेशन इन दोनों में किस टाइप की होगी, नेगेटिव कोरिलेशन। तो पार्ट सी है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि टाइम इंक्रीज करने से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। मींस कि एज द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पेशेंट इंक्रीज, देयर ब्लड प्रेशर टेंड्स टू डिक्रीज। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं एक्सरसाइज का, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ स्पोर्ट coach want to analyze the time performance of athletes in an event. Draw a box and whisker plot to show the median time of 20 second, Q1 of 10 second, Q3 of 30 second. What find what percentage of athlete could perform in first 10 second. Also find IQR. ठीक है, तो हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ करना है और हमें शो करना है मीडियन Q1 और Q3। ठीक है, तो इसका हमें मिनिमम और मैक्सिमम गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्केल ड्रॉ कर लेंगे 10-10 की स्पेसिंग के साथ। ठीक है, 10 सेकंड, 20 सेकंड एंड 30 सेकंड। तो पहले हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हमें मीडियन गिवन है 20 सेकंड। ठीक है, रेक्टेंगल के दरमियान जो वर्टिकल लाइन होती है वो मीडियन को शो करती है। तो ये आ गया 20 सेकंड। तो इस तरह से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मीडियन को शो करेंगे। मींस कि Q2 इज इक्वल्स टू 20 सेकंड्स। नेक्स्ट Q1 है 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर रेक्टेंगल स्टार्ट होती है ये Q1 होती है और ये है 10 सेकंड। और जहाँ पर रेक्टेंगल एंड होती है वो Q3 होता है, थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। ये हमें गिवन है 30 सेकंड। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर आ गया है। नेक्स्ट है, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एथलीट्स कुड परफॉर्म इन फर्स्ट 10 सेकंड। मींस कि कितने परसेंट ऑफ एथलीट्स जो है वो फर्स्ट 10 सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकंड हमारे पास क्या है, Q1। ठीक है, तो Q1 क्या करता है, डाटा को 1/4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस के 25% ऑफ द एथलीट्स परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट 10 सेकंड में। ठीक है, ये हमें Q1 की वजह से पता चला है कि कितने परसेंटेज ऑफ डाटा। ठीक है, 10 सेकंड हमारे पास Q1 आ रहा है, तो हम कहेंगे 25% ऑफ एथलीट्स could perform in first 10 second. ठीक है, नेक्स्ट है आल्सो फाइंड IQR। मींस के इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होती है, Q3 माइनस Q1। Q3 आपको गिवन है 30 और Q1 गिवन है 10। इन दोनों को माइनस करेंगे तो IQR आ जाएगा 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट शोज द मार्क्स ऑफ 4 बॉयज ऑफ मूव सेक्शन एंड 4 बॉयज ऑफ हैजल सेक्शन इन मैथ टेस्ट। ठीक है, दो सेक्शंस हैं, उसमें 4 बॉयज के मैथ टेस्ट की हमारे पास गिवन है। मैथ टेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए गिवन है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। पार्ट ए में फाइंड आउट करना है मीडियन स्कोर ऑफ बोथ सेक्शन। दोनों के मीडियन स्कोर फाइंड आउट करना है। मीडियन हमें पता है, ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसके दरमियान जो वर्टिकल लाइन होती है वो मीडियन को शो करती है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन है, तो इसके यहाँ हम कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग दे लेते हैं, क्या आ रही है। ये हमारे पास हेजल सेक्शन का मीडियन है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है हमारे पास 65। ठीक है, 60 और 70 का मिड 65। मींस की हेजल सेक्शन के लिए मीडियन आ रहा है 65। नेक्स्ट सेकंड मूव के लिए
हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर रेक्टेंगल के दरमियान जो वर्टिकल लाइन है वो ये है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम रीडिंग ले लेते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग आ रही है 70, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 70। पार्ट बी है फाइंड IQR ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ सेक्शन। तो सेकंड पार्ट में हमें दोनों के लिए इंटरकोटाइल रेंज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें Q1 और Q3 फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, रेक्टेंगल जहां से स्टार्ट होती है वो Q1 होता है और जहां एंड होती है वो Q3। इसी तरह सेकंड सेक्शन के लिए भी ये Q1 और ये Q3, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम रीडिंग ले लेते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन की कोरस्पॉन्डिंग Q1 की वैल्यू आ रही है 60, मीन्स का इसका Q1 हो जाएगा 60 और फर्स्ट के लिए Q3 इसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग जो है वो 70 से थोड़ा पीछे आ रही है। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं, ये रीडिंग 69 ले लेते हैं। ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू 69। तो इंटरकोटाइल रेंज के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे, Q3 माइनस Q1 मीन्स के 69 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम सेकंड सेक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे Q1। तो Q1 ये आ रहा है हमारे पास मीन्स के 65 और Q3 इसके कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग आ रही है हमारे पास 80, तो Q3 आ जाएगा 80। तो इंटरकोटाइल रेंज Q3 माइनस Q1 मीन्स कि 80 माइनस 65, तो ये आ जाएगा 15। फर्स्ट के लिए इंटरकोटाइल रेंज 9 है और सेकंड के लिए 15 है। क्वेश्चन नंबर 6 है बरीरा एंड हादिया ड्रॉ कुकी पैक्स। हादिया after Barira from a bag of 2 choco cookies and 3 lemon cookies. Find the probability of drawing both lemon cookies. ठीक है, हादिया और बरीरा एक बैग में से 2 कुकीज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उस बैग में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैग है जिसमें 2 हमारे पास है चोको कुकीज और 3 है इसमें लेमन कुकीज। ठीक है, हादिया आफ्टर बरीरा मीन्स के पहले बरीरा ड्रॉ करती है उसके बाद हादिया ड्रॉ करती है। ठीक है, तो पहले बरीरा ने ड्रॉ किया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों लेमन कुकीज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बरीरा ने एक लेमन कुकी ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये यहां से एक माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बरीरा ने लेमन कुकी को ड्रॉ किया है। अब टोटल हमारे पास लेमन कुकीज कितने हैं, 3 हैं और टोटल हमारे पास आउटकम इस बैग में कितने कुकीज थे, 5। ठीक है, अब यहाँ पर बोथ का वर्ड यूज हुआ है मींस के एंड वाला हमने यूज करना है, मींस के प्रोडक्ट वाला, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है। तो अब उसके बाद क्या है, हादिया ने, बरीरा के बाद किसने ड्रॉ किया है, हादिया ने। ठीक है, बरीरा ने इसको अगेन रिप्लेस नहीं किया बल्कि ये अपना इसने कुकी ले लिया है। अब उसके बाद हादिया ड्रॉ करेगी, वो भी लेमन कुकी ड्रॉ करेगी। ठीक है, अब ये हादिया ने ड्रॉ किया है लेमन कुकी। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अब लेमन कुकीज टोटल कितनी रह गई हमारे पास, 2। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हमारे पास कुकीज कितनी है, 4। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 2/4 मींस कि हादिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, बरीरा की प्रोबेबिलिटी पे। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट का केस हो गया है। अगर हम इसके इवेंट को हम ए का नाम दे दें, लेट ए बी द इवेंट दैट बरीरा ड्रॉ द लेमन कुकी एंड बी बी द इवेंट दैट हादिया ड्रॉ द लेमन कुकी। ठीक है, अब इवेंट बी जो है इवेंट ए पर डिपेंड कर रहा है, तो इवेंट ए जो है वो इवेंट ए पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ए के अक्कर होने की वजह से बी के जो टोटल आउटकम है वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से लिया है। तो लेट ए बी द इवेंट
दैट बरीरा, क्योंकि बरीरा पहले सेलेक्ट करती है, ड्रॉ लेमन कुकीज, और बी एंड बी विद द इवेंट दैट हादिया ड्रॉ लेमन कुकीज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, मीन्स के बरीरा ने एक लेमन कुकी सिलेक्ट की है, तो टोटल लेमन हमारे पास कितने थे, 3 लेमन कुकी 3 थी, और टोटल बैग में कितनी कुकीज थे, 5। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ठीक है, अब जो सेकंड इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है ए पे, मीन्स के डिपेंडेंट का केस है, तो इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब बरीरा ड्रॉ कर चुकी उसके बाद हादिया ने ड्रॉ किया। ठीक है, तो हादिया ने भी लेमन ही ड्रॉ करना है, तो एक बरीरा ड्रॉ कर चुकी थी, तो उसके पास अब टोटल कितने लेमन रह गए हैं, 2। ठीक है, तो 2, और टोटल उसके पास कितनी कुकीज रह गई हैं जिसमें से उसने ड्रॉ करनी है, वो है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2/4 प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास बोथ का केस है, मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये और का केस नहीं है बल्कि एंड का केस है। बोथ का क्या मतलब है कि दोनों, हादिया भी और बरीरा भी। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है 2/4। 2/4 मीन्स की 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 3/10। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कंपनी हैज 2 मशीन्स ए एंड बी विच प्रोड्यूसेस 60% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स। मशीन ए टोटल प्रोडक्ट अगर 100% है, तो मशीन ए कितना प्रोड्यूस करती है, उसका 60%, और मशीन बी 40% प्रोड्यूस करती है। मशीन ए प्रोड्यूसेस 20% of defective product and machine B produces 15% of defective product। जो total defective products हैं उनका 20% machine A की तरफ से होता है और 15% machine B की तरफ से है। What is the probability that the randomly selected product is defective? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डिफेक्टेड हो। ठीक है, डिफेक्टेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो let A be the event that selected product is produced by machine A. B be the event that selected product is produced by machine B। ठीक है, तो हमने कौन सा करना है, डिफेक्टिव को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम डी ले लेते हैं। लेट डी बी द इवेंट that selected product is defective। ठीक है, अब डिफेक्टिव वो ए से भी हो सकता है और बी से भी। ठीक है, तो अब हम इन परसेंटेजेस को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली 60% है तो 60 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो मशीन ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कितने आइटम्स प्रोड्यूस करती है, 60%, तो ये आ जाएगा 0.6। और मशीन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 0.4।
ठीक है। अब मशीन ए की डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, 20% मशीन ए डिफेक्टिव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 20%, ठीक है। और किस मशीन की तरफ से है, ये मशीन ए की तरफ से है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2। इसी तरह मशीन बी कितने डिफेक्टिव करती है, 15%। तो ये डिफेक्टिव आ गए हैं किसकी तरफ से, मशीन बी की तरफ से, मींस के 0.15। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि जो हम आइटम सिलेक्ट करें, ठीक है, वो मशीन ए का डिफेक्टिव हो, ठीक है, मींस के वो डिफेक्टिव भी हो और मशीन ए से भी हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट डिफेक्टिव जो है वो मशीन ए से हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12। और इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे कि जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मशीन बी का डिफेक्टिव हो, ठीक है। मशीन बी का डिफेक्टिव अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड गिवन बी। तो ये 0.4 इंटू 0.15, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि आप फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी कि मशीन ए का डिफेक्टिव हो तो हम सिर्फ ये करेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आप फाइंड आउट करें कि जो डिफेक्टिव सेलेक्ट हो मशीन बी से हो तो तब आप ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट ये वाला। लेकिन अब आपको मशीन गिवन नहीं है, आपको ये सिर्फ आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि जो आइटम सिलेक्ट किया जाए वो एक डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि या वो मशीन ए का डिफेक्टिव हो सकता है या वो मशीन बी का। तो अब हमारे पास यहाँ पर और की कंडीशन होगी, तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मींस के प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड आइटम फाइंड आउट करना है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डिफेक्टेड है वो मशीन ए से हो या वो मशीन बी से हो, ठीक है। तो और का है तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों प्रोबेबिलिटीज को। ये क्या हो जाएगा 0.12 और 0.06, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट होती है और हमारा 10th का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। 10th क्लास की तमाम एक्सरसाइजेस और मिसलिनियस एक्सरसाइजेस अपलोड कर दी गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।